ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोसिस कंट्रोल। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने बात की बेटा इंटरफेज की, मतलब सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन की बात की। उसके बाद बेटा हमने बात की माइटोसिस की कि सेल जो है वो किस तरीके से डिवाइड करती है, कौन कौन से फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके बारे में बात की। आज हम लोग बेटा बात करेंगे कि ये सेल साइकिल जो है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है, कैसे कैसे सेल को ये पता चलता है कि हाँ भाई अब सब कुछ सही है आगे चलो, अब सब कुछ सही है आगे चलो। इस तरीके से सेल की डिवीजन जो है वो कंट्रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लो डीएनए में कोई म्यूटेशन आ गई या डीएनए जो है वो परफेक्ट नहीं बना और वो सेल में आगे पास ऑन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी सेल जो है वो कंट्रोल होती है, जेनेटिकली कंट्रोल होती है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर होगा तभी सेल जो है वो डिवाइड करती है। ठीक है, तो इस स्टडी में हमें क्या क्या बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो हमें जो है ध्यान रखनी है, उसकी बात हम लोग बेटा करेंगे। सो बेटा बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 पॉइंट जो है वो जो है रिमेंबर होने चाहिए इस लेक्चर को पढ़ते वक्त, कि जब भी सेल के पास सब कुछ परफेक्ट है तो हम लोग बेटा पॉजिटिव सिग्नल देते हैं सेल को। ठीक है, हम लोग क्या, सेल जो है वो पॉजिटिव सिग्नल मिलता है सेल को और इसमें हेल्प करते हैं बेटा साइक्लिन, सीडीके और फोस्फेटेज। ठीक है, और अगर सेल के अंदर कुछ कमी है, कुछ खराबी है, तो बेटा वहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप की जाती है P53, P21, ATM, ATK प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा, जब भी सेल साइकिल चलती है तो सेल साइकिल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे उसको चेक किया जाता है। एक पर्टिकुलर जगह पे जैसे टोल गेट होते हैं ना रोड पे, वैसे ही चेक पॉइंट होते हैं और हमारे यहाँ पे 3 चेक पॉइंट जो है वो बोले जाते हैं। एक सेल साइकिल को बेटा मैं फेज में डिवाइड कर सकता हूँ, एम फेज और इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज के अंदर आपका G1, S और G2 आता था और एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते थे। ठीक है, यहाँ पे 3 जगह पे चेक पॉइंट जो है वो लगते हैं, एक G1 और S के बीच में, एक लगता है बेटा S और G2 के बीच में, और एक लगता है बेटा मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। G1 से S फेज के बीच में, S फेज एक इंपॉर्टेंट फेज है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में डीएनए कंटेंट डबल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि माइटोसिस में आपने ये देखा था कि बेटा 46 क्रोमोसोम अगर किसी सेल के अंदर है तो नेक्स्ट जो डॉटर सेल बनती है उसमें 46 के 46 क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, नेक्स्ट सेल में बनते हैं। तो इसमें डीएनए कंटेंट जो है वो डबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एस फेज में हमारा डीएनए कंटेंट डबल होगा। इस चेक पॉइंट पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस चेक पॉइंट पे हम लोग ये देखेंगे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर का कंटेंट का जो रेशियो है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, सेल को साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह रेप्लिकेट करने हैं, तो उसके लिए प्रोटीन, आरएनए वगैरह बनाने हैं, तो उसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा। उसका रेशियो कितना है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो कितना है, ये चेक किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन, जो एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है उसके लिए क्या प्रोटीन और एंजाइम जो भी है वो बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, ये चेक किया जाता है आपका फर्स्ट फेज में, फर्स्ट चेक पॉइंट पे, ठीक है, जो कि है G1 और S के फेज में। सेकंड चेक पॉइंट होता है आपका S और G2 के बीच में, जो कि ये चेक करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। अगर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन है, डीएनए अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं किया गया है, तो बेटा इसको यहीं रोक दिया जाएगा। रोकेगा कौन, ये प्रोटीन। ठीक है, पास कौन करेगा, ये प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद बेटा एक चेक पॉइंट आता है आपका मेटाफेज से एनाफेज, ये है हमारा थर्ड चेक पॉइंट। अगर बेटा क्रोमोसोम, हमें पता है कि मेटाफेज स्टेज में होता क्या था, मेटाफेज स्टेज में ऐसे सेल होती थी, सेल की एक इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो आके बाइंड हो जाते थे। ठीक है, वो लोग ये देखते हैं कि क्या ये क्रोमोसोम ठीक तरीके से इस इक्वेटोरियल प्लेट पे आए हैं या नहीं आए, इस चीज़ को चेक किया जाएगा बेटा आपके थर्ड चेक पॉइंट पे। और सेकंड थिंग क्या चेक की जाएगी कि माइक्रोट्यूब्यूल, हमें पता है बेटा कि मेटाफेज में जो सेंट्रियोल है वहाँ से स्पिंडल फाइबर इस तरीके से काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर वाली जगह पे। तो क्या माइक्रोट्यूब्यूल प्रॉपरली अरेंज है या नहीं है, अगर वो प्रॉपरली अरेंज है तो बेटा ये प्रोटीन उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए, आगे अगले फेज में जाने के लिए सेल को बोलेंगे। अगर वो
नहीं है तो बेटा ये वाले प्रोटीन उस सेल डिवीज़न को वहीं पे ही रोक देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इन प्रोटीन के बारे में। ये बात थी बेटा 3 चेक पॉइंट जो कि हमारी सेल डिवीज़न में आते हैं। अब बात करते हैं बेटा इन प्रोटीन के बारे में, साइक्लिन और CDK। ये प्रोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रोटीन होते हैं, ठीक है। साइक्लिन हमेशा प्रोड्यूस होता है बेटा सेल के अंदर हमेशा प्रोड्यूस रहेगा कुछ अमाउंट में, लेकिन CDK जो है वो उसकी प्रोडक्शन भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है, जब सेल को डिवाइड करना होता है तब। और CDK डिपेंड करता है किस पे, साइक्लिन पे। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। CDK को मैं किस नाम से जानता हूं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के नाम से जानता हूं। और जब साइक्लिन और CDK दोनों एक साथ बाइंड कर जाते हैं तब ये एक्टिवेट होते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं, देखो ये हमारे पास CDK है, ये हमारे पास साइक्लिन है। ये साइक्लिन इस CD के साथ बाइंड कर गया, तब एक प्रोटीन होता है बेटा V1 और CAK। ये CDK को 2 जगह पे फोस्फेटेज कर देता है, फोस्फोराइलेशन कर देता है। ठीक है, मैंने बोला कि जब भी एक्टिवेट होगा तो इसका मतलब इसका फोस्फोराइलेशन होगा। इसका क्या मतलब है सर, CDK काइनेज है एक एंजाइम, वो तो दूसरों का फोस्फोराइलेशन करता है, लेकिन बेटा इसका खुद का कौन फोस्फोराइलेशन करता है, साइक्लिन करता है। साइक्लिन जब अटैच हो जाता है, जब ये प्रोटीन करते हैं V1 और CAK। उसके बाद बेटा CDC225, ठीक है, ये क्या करता है, एक फोस्फेटेज को यहाँ से हटा देता है और ये स्टेज जो बनती है बेटा, ये एक्टिवेट स्टेज बनती है। ये कौन सी स्टेज बनती है बेटा, एक्टिव स्टेज बनती है। जिसके बाद ये क्या करेगा बेटा, जिसके बाद ये सेल को चेक करके आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा, अगर सब कुछ सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा CDK की कोई क्लास नहीं होती, अगर वो यहाँ पे है तो भी CDK है, सेकंड चेक पॉइंट पे तो भी CDK है, थर्ड चेक पॉइंट पे तो भी CDK है। लेकिन साइक्लिन अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, साइक्लिन S, साइक्लिन E, साइक्लिन B। तो अगर बेटा मैं ग्राफ बोलूँ तो CDK जो है वो आपका कॉन्स्टेंट चलेगा। ठीक है, आपका एक बार प्रोडक्शन होने के बाद वो कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट बार बार यूज हो जाएगा CDK। लेकिन साइक्लिन जो है वो अलग अलग तरीके का है, साइक्लिन S, साइक्लिन E, साइक्लिन B। जैसे मान लो साइक्लिन S यहाँ यूज हो रहा है फर्स्ट में, साइक्लिन E यहाँ सेकंड में यूज हो रहा है, साइक्लिन B यहाँ यूज हो रहा है। तो बेटा इनके जो प्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर साइक्लिन ही यूज होगा। तो इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जैसे G1 में मैंने साइक्लिन S यूज किया, S में मैंने साइक्लिन E यूज किया, ठीक है, M फेज में मैंने साइक्लिन B यूज किया, तो उनकी ग्रोथ जो है कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। अपने फेज में उनकी जो नंबर है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, जैसे ही वो फेज पार कर गए उसके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा, अगर सब कुछ सही है तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो साइक्लिन प्लस CDK एंजाइम है ये फोस्फोराइलेशन करते हैं। ठीक है, फोस्फोरस ऐड करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और इससे बेटा बहुत सारे स्टेप होते हैं, जिसके बाद जो है वो सारा मतलब मिलके जो है क्या करते हैं कि हाँ भाई अब सेल साइकिल जो है वो सही है, अब इसको जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो हमारे बहुत अच्छे जो है प्रोटीन है जो कि आगे सेल डिवीज़न को करने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, इन्हीं के थ्रू जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तब सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं जो कि हेल्प करेंगे। ठीक है, ये एक पूरा कास्केड प्रोसेस होता है। कास्केड प्रोसेस का मतलब ये होता है मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके बाद ये कई जगह पे फोस्फोरिलेशन ये करेगा ये बंदा, और सेल साइकिल को आगे डिवाइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेगेटिव सिग्नल की बात करता हूँ कि कब सेल साइकिल डिवाइड नहीं करेगी। इसके लिए बेटा एक हमारे पास प्रोटीन है P53, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। ये बेसिकली कैसे काम करता है, अगर बेटा इसको ये पता चला कि DNA डैमेज हुआ है या कोई म्यूटेशन आई है, तो बेटा सेल इसको एक्टिवेट कर देती है P53 को। P53 क्या करता है, P53 एक्टिवेट करता है बेटा लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या कराता है बेटा, प्रोग्राम सेल डेथ कराता है। अगर वो सेल बेकार है तो या तो उसकी डेथ कर दी जाएगी या उसको रिपेयर होने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल की जाती है। ठीक है, ये पूरा कंटेंट था बेटा। हम लोगों ने आपको डिलीवर करने के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है। जो भी माइटोसिस से रिलेटेड था उसको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोग वीडियो को जो है लाइक करेंगे अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगती है तो।